हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर PYQ सीरीज। ठीक है, हमने पॉलिटी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, इनसे रिलेटेड जो भी आपके PYQs आए हैं पहले, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ टॉपिक्स, जिसमें आते हैं आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड योर पार्लियामेंट। ओके, so before starting let me just introduce to these topics. President क्या है? President is your de jure head. President is your de jure head of the state. de jure का मतलब पूछोगे अब आप क्या होता है? de jure मतलब someone who is not the real head but he is the nominal head. क्या है वो? नॉमिनल हेड है। ठीक है, नॉमिनल हेड का मतलब सिर्फ नाम मात्र के लिए उनको क्या बना दिया गया है? इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ही इज व्हाट? ही इज द डी ज्योर हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, दैट इज व्हाई ओनली, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, वो इलेक्टेड पर्सन है, इसलिए हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है? आवर इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक. Because the head of the state is what? The head of the state is elected person. Okay. Moving on to the prime minister. Now the prime minister, देखो president आपके क्या थे? He was your de jure head and the prime minister is your de facto head. ठीक है, he is what? He is the real head of the, yes or no? सारे जो भी decisions लेते हैं, who takes all those decisions related to India? It is taken by the prime minister of the country, right? So the prime minister is your de facto head, मतलब the real head of the government, the real head of the nation. Okay, then comes your council of ministers. आपके जो prime minister होते हैं, ठीक है, so there is also a council of ministers with him, right? That council of minister consists of all his मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ गए, अदर मिनिस्टर्स भी आ गए, हिज किचन कैबिनेट एज वेल. ओके, सो ऑल ऑफ दीज मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ योर व्हाट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देन कम्स योर पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के बेसिकली कितने कंपोनेंट्स हैं? पार्लियामेंट फैक्चुअली अगर हम बोलेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज योर प्रेसिडेंट, देन इज योर लोकसभा, and then after that is your Rajya Sabha. Okay, President, Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, President is the one who gives the assent to the bills, then only the bill can become an act. Okay, after that the Lok Sabha, it is the lower house, the house of the people, where your elected representatives, your elected MPs go and sit directly. Okay, फिर आता है आपका राज्यसभा. राज्यसभा इज योर अपर हाउस. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ओके, तो यहाँ पर जो है आपके एमपीज जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर जाते हैं. इतनी बात आप सब लोगों को आई होप समझ में आई होगी, एक क्लियर आइडिया लगा होगा कि हम आगे किन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं. ठीक है, ये थीम है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आरएएस के प्री और मेंस दोनों के लिए. हर साल इस पर्टिकुलर थीम से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, सो इसको अच्छे से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे एक अच्छा तरीका होता है इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का, आप जो इनके PYQs आए हुए हैं उनका डीपली एनालिसिस करो. ओके, और डीपली एनालिसिस का मतलब ये है कि आप उसकी फ्रंट और बैक इंफॉर्मेशन जो है वो जानो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2024 का क्वेश्चन है, पहले तो ये जान लो. अभी रिसेंट जो आपका प्रीलिम्स हुआ है आरएस का लास्ट वाला, उसका क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ओके, व्हाट इज इट आस्किंग? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Always in the question, whenever you are reading the question, you have to remember what the question is asking you. ठीक है, करेक्ट, इनकरेक्ट, यस, नॉट, इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर आते हुए भी गलत ऑप्शन को मार्क करके आ जाते हैं. तो स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है.
आपको बहुत दिमाग को खोल के अपना क्वेश्चन पढ़ना है, ओके? यू हैव टू रीड वेरी माइंडफुली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर. Which of the following statement is incorrect regarding the election of President of India? क्या बोल रहा है ये कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग योर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं. The elections are held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Yes, this is absolutely correct. जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सो वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है अपने हर एक कैंडिडेट को, राइट? और उनका जो वोट होता है वो क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है. ठीक है, इट इज अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम समझेंगे, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी दैट व्हाट एग्जैक्टली द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज. ठीक है, किस तरीके से होता है, कैसे होता है, वो सब हम लोग सीखेंगे उस वीडियो के अंदर. तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. अगर आपने थियोरी के अंदर भी रोड लर्निंग भी की होगी तो ये तो पता ही होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स टू बी व्हाट? इट स्टैंड्स टू बी करेक्ट. ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है. सो योर नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट every elected member of the लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, उसका हर एक इलेक्टेड मेंबर शैल हैव एज मेनी वोट्स एज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 100 इन द क्वोशंट obtained by dividing the population of state by total number of elected members of the assembly. अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या बवाल चीज आ गई हमारे सामने, बट ये कोई बवाल नहीं है. ये जो फॉर्मूला आप लोग देखते हो या लर्न करते हो उसी को इन वर्ड्स ये लिख दिया है यहाँ पे. ठीक है, तो एक जो एमएलए होता है उसकी वोट की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. यस और नो? इनटू 1/1000. टोटल पॉपुलेशन upon what? Your total number of elected, ये word बहुत important है, elected MLAs into what? into 1/1000. जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो होगी हर एक एमएलए के वोट की वैल्यू उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर. ठीक है, समझ में आई सबको इतनी सी बात? बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पर वर्ड्स में लिखने की कोशिश की गई है. लेकिन आप जब इसको पढ़ोगे तो ये क्या बोल रहा है दैट हर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ द स्टेट का जो वोट है वो एज मेनी वोट्स एज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 100. इज इट 100 और इज इट 1000? इट इज 1000, राइट? सो दिस just because यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 100, so this statement becomes what? This statement becomes wrong. This is absolutely what? Incorrect. क्यों? क्योंकि as many votes as there are multiples of 100 नहीं, there are as many as votes as there are multiples of 1000. ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को ये बात? ये जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, this is nothing but the word form of this particular formula over here. ठीक है, ये जो ये फॉर्मूला है जो डिटरमाइन करता है आपके हर एक एमएलए का वोट का वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. कोई साइंस कोई वो नहीं है इसके अंदर, इसमें सिर्फ एक लैंग्वेज है जो आप लोगों को पकड़नी है. ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है. 100 तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं. इट इज व्हाट? इट इज 1000. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली रॉन्ग. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें आंसर तो मिल गया है हमारा. सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, राइट? बट स्टिल वी विल सी द अदर स्टेटमेंट्स एज वेल, because that is what is the point of analyzing any any paper, any question. क्यों? क्योंकि हो सकता है इस साल उन्होंने ये पूछ लिया हो, अगले साल इसी से रिलेटेड इन तीन जो है सेंटेंसेस से रिलेटेड या स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए. तो ये हमारा मोटिव है. समझ रहे हो आप लोग बात को?
आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, क्या बोल रहा है ये, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का उसको इलेक्ट करता है एक इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज कुछ नहीं होता, बस एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। उस ग्रुप ऑफ पीपल में कौन कौन है आपके, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स एज सच इन लोकसभा, राइट। राज्यसभा के अंदर अभी भी देयर आर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन योर राज्यसभा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, उस जो कॉलेजियम है जिससे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसमें सबसे पहले कौन है आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, नॉट द नॉमिनेटेड, ओनली इलेक्टेड, and this is absolutely correct. Then the elected members of legislative assemblies of states and union territories with legislative assembly, absolutely correct. यही तो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। कौन कौन होता है, सबसे पहला आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ योर पार्लियामेंट, ठीक है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सारी स्टेट्स की, और जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी दिल्ली और पुडुचेरी की, जहां पर क्या है लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। यही होता है कॉलेजियम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। वैल्यू ऑफ वोट फॉर ईच मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 1971, population census of 1971, and it will continue to be so till population of the first census taken after the year 2026 have been published. Absolutely correct statement, ठीक है। अभी तक हम जो वोट ऑफ वैल्यू कर रहे हैं अभी, वो किस पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन योर सेंसस ऑफ 1971, ठीक है। और अब जो 2026 में सेंसस होगा, अगर इन फ्यूचर चेंज होगा तो वो 2026 की सेंसस के बाद होगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड these 4 statements. This is also correct and this is also correct. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, योर स्टेटमेंट नंबर 2। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या देखना है, ठीक है। पहले तो आपको ये देखना है कि हमने यहाँ पर किसकी बात करी गई है, वोट ऑफ एमएलए की बात करी गई है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए की बात करी गई है। तो अगर हमें इसके आगे पीछे की इंफॉर्मेशन और लेनी है, ठीक है, तो हमें ये भी देखना होगा कि भाई एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है। क्या पता इन फ्यूचर एमपी के वोट की वैल्यू के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। उसके बाद में ये जो ये पर्टिकुलर चीज है, द 1971 का सेंसस एंड 2026 का सेंसस, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें इससे भी थरो होना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज हाउ आप प्रॉपरली एनालिसिस करते हो किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ रही है आप सब लोगों को मेरी बात। आगे चलते हैं हम। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका 2024 का ही है, ठीक है। इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, 2024 के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके जो पेपर है उसमें से लिए गए हैं ये क्वेश्चन, ओके। अब which of the following statements regarding the powers of the speaker of Lok Sabha are correct, ठीक है। करेक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके पावर के बारे में, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है और कौन सी क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, The speaker presides over a joint meeting of or joint sitting of both the houses of parliament. Yes, absolutely correct है। Yes or no? जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी चीज के लिए डेडलॉक लग जाता है, ठीक है, तो उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए एक ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान दिया गया है, राइट। और उस ज्वाइंट सिटिंग के अंदर प्रिसाइड कौन करेगा, हाउस की मीटिंग को, हाउस की सिटिंग को। दिस हाउस सिटिंग विल बी प्रिसाइडेड बाय योर स्पीकर, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली व्हाट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है व्हेन मनी बिल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लोअर हाउस टू द अपर हाउस, द स्पीकर शैल एंडोर्स ऑन द बिल हिज सर्टिफिकेट दैट इट इज अ मनी बिल। मतलब क्या बोल रहा है ये
कि जब भी कोई मनी बिल कहाँ से, आपके लोअर हाउस से अपर हाउस की तरफ जाता है, मतलब आपके लोकसभा से राज्यसभा की तरफ जाता है, देन द स्पीकर शुड एंडोर्स ऑन दैट बिल दैट बिल इज व्हाट अ मनी बिल। यस और नो, मनी बिल के कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो आप लोगों ने आई होप पढ़े होंगे, ठीक है, कि उस जो बिल होता है वो नोटिफाई आपका स्पीकर करता है ऑफ द लोकसभा, राइट, एंड इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन योर लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। तो जब वो लोकसभा से राज्यसभा की तरफ जाता है, व्हेन इट इज पास्ड इन द लोकसभा एंड इट इज सेंट टू राज्यसभा फॉर इट्स अप्रूवल, तब द स्पीकर हैज टू endorse that this particular bill is what is a money bill, ठीक है। so this particular sentence is what, this statement is absolutely correct, okay, understood everyone, यहाँ तक everyone is with me। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। while a resolution for his removal is under consideration, the speaker shall neither preside nor take part in its proceedings। is this statement correct? Is this statement correct that while the resolution for his removal is going on, ठीक है, तो speaker shall neither preside nor take part in this proceedings? I don't think this is correct. This is wholly correct. Yes or no? तो क्या है इसका रीजन? इसका रीजन देखो ये है बहुत सिंपल सा, that he cannot preside, ठीक है। Obviously अगर मैं इन फॉल्ट हूं तो क्या मैं अपनी ही इन्वेस्टिगेशन या अपनी ही उस मीटिंग के अंदर प्रिसाइड कर पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, वो तो अनफेयर हो जाएगा, राइट। सो द प्रेसिडेंट ही कैन नॉट प्रिसाइड बट ही कैन टेक पार्ट इन इट्स प्रोसीडिंग्स। वो उस मीटिंग में बैठ सकता है, he can be a part of that proceeding, okay, he can even speak for himself, okay, and he can also vote in first instance। मतलब फर्स्ट इंस्टांस के अंदर अगर वोटिंग हो रही है तो वो वोट कर सकता है बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस, बट ही कैन नॉट गिव हिज कास्टिंग वोट। मतलब अगर टाई हो जाता है कहीं पर भी तो जो स्पीकर है उसका कास्टिंग वोट नहीं हो सकता, बाकी वो उस मीटिंग के अंदर, उस प्रोसीडिंग के अंदर बैठ सकता है, ठीक है, बस प्रिसाइड नहीं कर सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज wrong because it says that he can neither preside nor he can take part in its proceedings, but what the correct thing is that he cannot preside, माना वो preside नहीं कर सकता, but he can be a part of those proceedings, okay, so this statement becomes what, this statement becomes wrong। moving on हमारे next statement की तरफ, the speaker does not vote in the house except when there is in equality of votes। yes, अगर normal circumstance है तो स्पीकर जो है आपका क्या कर सकता है, अपना कास्टिंग वोट दे सकता है, yes और no। रेगुलर केसेस के अंदर ही कैन नॉट, राइट, बट व्हेन देयर इज व्हाट, व्हेन देयर इज इक्वालिटी ऑफ वोट, तो स्पीकर का क्या कास्टिंग वोट जो है वो कंसिडर किया जाता है टू रिजॉल्व दैट टाई, ठीक है। वो टाई को ब्रेक करने के लिए स्पीकर का जो कास्टिंग वोट होता है वो लिया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है, 1, 2 and 4। so your correct option will be option number 1। only 1, 2 and 4 are correct, ठीक है। I hope you have understood this question और इसके आगे पीछे की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को समझ में आई होगी, right? so these kind of statements are given now in your questions। अब सिर्फ फैक्चुअल चीजें लर्न करना cannot make you clear the exam, you have to start thinking in that way, ठीक है, आपको एनालिटिकल सोचना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम, अगेन 2024 का ही है क्वेश्चन आपका, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। क्या बोल रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखो और आइडेंटिफाई करो द करेक्ट आंसर, ठीक है। Congress won 145 लोकसभा सीट्स इन 2004 इलेक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फैक्चुअल चीज है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इसके अंदर कोई इफ बट नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कितनी सीट्स आई थी, 145 सीट्स आई थी कांग्रेस के पास। बीजेपी वन 133 लोकसभा सीट्स इन 2004। क्या बीजेपी के पास 133 आई थी, नहीं, कितनी आई थी, 138 आई थी।
ठीक है। CPIM won 48 लोकसभा सीट्स। क्या 48 आई थी? आई डोंट थिंक सो 48 आई थी। कितनी सीट्स आई थी? सिर्फ कितनी सीट्स आई थी? 43 सीट्स आई थी, राइट। सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी के दो आर रॉन्ग एब्सोल्युटली। तो व्हाट विल बी योर आंसर? ओनली ए, ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, ओनली ए इज करेक्ट। अब देखो एनालिटिकल के साथ साथ इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ रही है आरपीएससी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहो, ठीक है। लोकसभा के और ये जो इलेक्शंस होते हैं इनमें देख लिया करो जो मेजर आपकी पार्टीज है उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, किस तरीके से वो परफॉर्म किए हैं, क्या रहा है, अगर कोई मेजर चेंज आया है उस टाइम के बाद, ठीक है। जैसे 2014 के बाद में बहुत मेजर चेंज आया हमारे देश के अंदर, तो 2014 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स कैसे रहे थे, राइट। सो इस तरीके से यू शुड keep in touch with these kind of news as well, because you never know that from where RPSC is gonna ask you people, ठीक है। Alright, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है? हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज द ओनली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर 2 consecutive terms। क्या बोल रहा है ये? कि भाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो सिर्फ अकलौते ऐसे चेयरमैन थे राज्यसभा के जिन्होंने 2 consecutive terms सर्व किया है। बट इज दैट ट्रू? अगर आप वो टाइमलाइन देखोगे, ठीक है, आपको एक और पर्सन मिलेंगे, दैट इज योर एम वेंकैया नायडू, राइट। He has also served what 2 consecutive terms in your Rajya Sabha। Consecutive terms क्या होते हैं? 1 term after other, ठीक है। जैसे 2014 के अंदर बीजेपी सरकार आई, उसके बाद immediately after that in 2019 अगेन बीजेपी सरकार आई, ठीक है। तो ये क्या है? consecutive terms है। वैसे ही डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 consecutive terms सर्व किए हैं एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट ही इज नॉट द ओनली वन। देयर वाज वन मोर पर्सन हु M. Venkaiah Naidu, who has also served as what? As the chairman of Rajya Sabha for more than 1 term and 2 consecutive terms. मतलब एक के just बाद दूसरा, right? So statement 1 is what? Statement 1 is wrong. So हमारा जो incorrect statement का वो था वो तो यहीं solve हो गया, तो हमारा answer तो 1 हो गया, but still we'll see all the other statements. For the first constitutional amendment, ratification of the Rajya Sabha was not taken। क्या बोल रहा है ये? कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? इट वाज इन 1951, राइट। हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था, है ना। 1951 में उसने 9th शेड्यूल ऐड किया था, बहुत सारे चेंजेस किए थे हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट। सो ये जो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें राज्यसभा का रैटिफिकेशन नहीं लिया गया था। ऑब्वियसली सही बात है, क्यों? क्योंकि राज्यसभा कब एस्टैब्लिश हुई थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952, राइट। 1952 में एग्जिस्टेंस में आई थी राज्यसभा, तो कैसे उसका रैटिफिकेशन लिया जाता? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन कम्स द थर्ड स्टेटमेंट। करंटली 8 members आर इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। एब्सोल्युटली करेक्ट। 8 members है हमारे यूनियन टेरिटरीज के जो कि राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड है, ठीक है। समझ में आई बात? लास्ट स्टेटमेंट देखो, लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देयर हैव बीन 3 occasions when joint sitting of राज्य सभा एंड लोकसभा was held। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है? जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में सहमति नहीं आ पाती है या एक डेड लॉक के ऊपर पहुंच जाता है, कहीं से कोई जवाब नहीं आ पा रहा है, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तब देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के लोग साथ में बैठकर, जिसको स्पीकर प्रिसाइड करता है और उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जजमेंट देते हैं, ठीक है, जो भी डिसाइड करते हैं और उसको बिल को एक्ट बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। तो ऐसा कितनी बार हुआ है? ये बोल रहे हैं 3 बार हुआ है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहली बार जब हुआ था इट वाज इन द ईयर 1961, जब आपका डाउरी प्रोहिबिशन बिल आया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन योर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वाज हेल्ड, ठीक है। आफ्टर दैट 1978 में हुआ था एक बार, और एक बार 2002 के अंदर हुआ था। बैंकिंग से रिलेटेड था कुछ 1978 में, और 2002 वाला जो था वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल था, ठीक है, जिसके लिए क्या हुई थी हमारी जॉइंट सिटिंग
हुई थी, ठीक है. So these were the three instances when the parliament have held a joint sitting of the two houses. So this statement is also what? Absolutely correct statement. तो हमारा incorrect statement कौन सा है? It is your option number 1. Why? Because not only Dr. S. Radhakrishnan has served for 2 consecutive years as a chairman of Rajya Sabha, but also M. Venkaiah Naidu has also served as that chairman for 2 consecutive terms, sorry. I hope you have understood what we were trying to, do in this particular series. आगे हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप मेकिंग नोट्स ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग, सो दैट आपका जो फ्यूचर रिविजन हो वो इजी हो आप लोगों के लिए, ठीक है. थैंक यू सो वेरी मच. वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.